तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 5 यस, 5 यस, है ना। तो यह एक जापानीज वर्ड है, ठीक है। ये क्या है? एक जापानीज वर्ड, मतलब जापान का, है ना, बनाया हुआ एक सिस्टम है जिसकी का इजाद हुआ है 1980 में। तो यह एक जापानीज वर्ड है ना, जो अंग्रेजी के यस अक्षर से शुरू होता है और इसको अस्पताल, उद्योग या फिर कोई कार्यालय या फिर घर में इसको, इस सिस्टम को लागू किया जाता है। किंतु जापान में हर व्यक्ति अपने जीवन में 5 यस को लागू करता है ना। और इसको यह एक क्या है? हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग मतलब किसी भी चीज को सुंदर, सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित ढंग से रखने को क्या बोलते हैं अपन? हाउसकीपिंग, है ना। जरूरी नहीं है हाउसकीपिंग का मतलब झाड़ू पोछा ही है ना। हाउसकीपिंग के अंतर्गत पूरी चीज आती है ना। एकदम कोई नीट एंड क्लीन है, मतलब वो पूरा क्या है? प्रॉपर हाउसकीपिंग है। तो एक प्रकार का एक हाउसकीपिंग का एक अपग्रेड वर्जन है ना। तो इसमें क्या होता है 5 यस में? हमको लगता है कि 5 यस कोई नया वर्ड है ना, ये कोई चीज अभी आप तक ने सुना नहीं है ना। लेकिन हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में 5 यस कर रहा है, कहीं ना कहीं कर रहा है। कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है। लेकिन जापान के लोग क्या करते हैं अपने जीवन में? मतलब हर नियम को फॉलो करते हैं। हमारे देश में क्या होता है? नियम तो बनते हैं लेकिन अपन फॉलो नहीं करते, है ना। उनने 5 यस नियम बनाया लेकिन वो फॉलो कर रहे हैं, है ना। इसलिए फिर उनके जीवन में सुधार भी दिख रहा है ना। जापान का आप नाम सुनते ही मतलब उनके लिए हमारे अंदर, है ना, रिस्पेक्ट आती है। बोले जापानी है तो मतलब अगर जापान का नाम बोले, जापान की कंपनी का बना हुआ शूज है ना, या माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, तो ये तो अच्छा ही होगा क्योंकि अपने को पता है वो लोग क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो भी नियम है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, है ना, और अपने जीवन में अपनाते हैं। इसलिए उनका जो स्टैंडर्ड है ना, वो एक लेवल है उनका, है ना। उनको हाँ अगर लागू है बोले हेलमेट पहनना तो वो हेलमेट पहनेंगे, है ना। हम लोग को बोले हेलमेट पहनना तो और नहीं पहनेंगे, इसलिए हम पीछे है, ठीक है। तो ये जापानीज है ना। तो सबसे पहले जापान में ही लागू किया गया है। अब इसको क्या है, हर देश में, मैक्सिमम देश में इसको अपनाने लगे। तो ये क्या है? एक वर्क प्लेस को साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित, है ना, नीट एंड क्लीन रखने का एक सिस्टम है ना, तरीका है, ठीक है। जिससे क्या होता है आपके वर्क प्लेस का, है ना, या वर्क की गुणवत्ता बढ़ती है और वर्क प्लेस का क्या स्टैंडर्ड बढ़ता है। और ये अभी हमारे देश में भी लागू है कंपनियों में, है ना। इसलिए आपको आईटीआई में पढ़ाया भी जा रहा है, ठीक है। तो अपन जानेंगे कि ये तो वर्ड है जापानीज, है ना, लेकिन आपको जापानीज वर्ड अपने को समझता नहीं है ना। तो हम उसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। तो जो 5 यस का पहला यस क्या है? सीरी, सीरी, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सॉर्ट या छाटना। और क्या करते हैं 5 यस अपना रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है और प्रॉपर तरीके से नहीं अपना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अपना रहे हैं। तो सबसे पहले जब दिवाली की आप सफाई करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? सामान छाटते हो। साल भर में जितना, है ना, काम का सामान है, बेकार का सामान है, कई बार आपने दवाई खाई, बॉटल वहीं रख दी है ना। आपके कपड़े पहनते हो, पहनते पहनते अब खराब हो गए तो उसको कहीं पर, है ना, टंगाई हुआ है। तो अब दिवाली में क्या करते हैं अपन? उसको, या फिर कोई डिब्बा है जिसमें आप नमक मिर्ची मसाला रख रहे हो, वो अब उसमें नहीं भी रख रहे हो तो कहीं पड़ा हुआ है। तो अभी क्या करें? सबसे पहले अपन छाटते हैं, है ना। छाटते हैं तो छाटने से क्या हो जाता है? जो भी अनवांटेज है ना, जो यूज का नहीं है, उसको क्या कर देते हैं? हम जला देते हैं। और कुछ ऐसा रहता है जिसको आप कबाड़ी में बेच सकते हैं, तो उसको अलग रखेंगे, जिसको अपन, है ना, प्लास्टिक, लोहा वगैरह को क्या कर देते हैं? कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। कुछ ऐसा रहता है मटेरियल जो कि अभी तो काम का नहीं, बाद में उपयोग हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर रखना सेफ नहीं है। ये डिब्बा है, कुछ दूसरा काम में आ सकता है, लेकिन अभी यहाँ किचन में इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करते हैं? उसको एक अलग चीज, स्क्रैप मटेरियल वहां रख देते हैं और फिर वो जब जरूरत पड़ती है तो उसको फिर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है तो हो सकता है वो आपका खराब होगा, काम नहीं कर रहा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा सामान है जो आपको बाद में काम आ सकता है, तो उसको अपने को कबाड़ को नहीं बेचना, उसको अलग रखना। तो छटाई के भी नियम होते हैं सर, लेकिन पहले क्या करते हैं अपन? कुल मिला कर छटाई करते हैं, है ना, छाटना, सॉर्ट करते हैं। तो सब करते हैं ना। तो 5 यस नया नहीं है हमारे लिए,
हम डेली करते आए हैं, लेकिन उसको अभी वर्ड नया है इसलिए आपको नया लग रहा है, नहीं तो नया नहीं है। अगर नया समझ के पढ़ोगे समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, पुराना ही है, लेकिन अपन नाम बस नया है हमारे लिए, है ना। बाकी काम वही है, और थोड़ा सा अपन को उसके बारे में डीपली नहीं पता है, कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है। अब पता चल जाएगा तो उसको अच्छे से आपको अपनाना चाहिए अपने जीवन में। सॉर्ट के अंतर्गत क्या क्या करें? कार्यस्थल पर रखी सभी वस्तुओं को जांचें, कौन सी आवश्यक है और कौन सी नहीं। यदि फालतू, टूटी या अनुपयोगी वस्तु हो तो उसे अलग कर दे। केवल ज़रूरी चीज़ें ही अपने पास रखें। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर सिर्फ ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, अनुपयोगी वस्तु को न रखें। अनावश्यक वस्तुओं से कार्यक्षेत्र भरा ना हो। अगर कार्यक्षेत्र में अनावश्यक वस्तु हो तो उसे अलग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर कार्यक्षेत्र में अनावश्यक वस्तु होगी तो कार्य करने में बाधा उत्पन्न होगी। अनावश्यक वस्तुओं के मिश्रण से बचें। अगर आवश्यक वस्तुओं में अनावश्यक वस्तुएं मिश्रित होगी तो हमें क्या होगा, कार्य करने में डिस्टर्बेंस होगा, जिससे कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। जो चीज़ें उपयोग में नहीं आती उन्हें स्टोर या डिस्पोज कर दे। क्या करना चाहिए, जो चीज़ें काम की नहीं है, अब उसको उपयोग नहीं है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, स्टोर रूम में रख देना चाहिए, या स्क्रैप में रख देना चाहिए, या फिर उसे फिर डिस्पोज कर देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर टूल बॉक्स में पुराने स्क्रू ड्राइवर, जंग लगे बोल्ट हो तो उसे तुरंत हटा दे, क्योंकि उसका काम नहीं है। अगर उसको अपने टूल बॉक्स में रखेंगे तो वो क्या करेगा, हमको काम करते वक्त डिस्टर्ब करेगा, इसलिए उसे तुरंत हटा देना चाहिए। सीटोन, सेट इन ऑर्डर, क्रमबद्ध करना, है ना। तो आपने अभी क्या किया, घर की सफाई कर ली है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसको क्रमबद्ध, है ना, जमाएंगे अलग अलग। ठीक है, आपने मॉल में भी गया होगा तो आपने देखा होगा कि बोले बच्चों का, है ना, टी शर्ट है तो एक साइड, है ना, अगर बच्चियों की फ्रॉक है तो अलग, है ना, बड़ों की टी शर्ट है तो अलग। तो क्रम से रखते हैं या नहीं, तो ताकि वो जाएगा तो बच्चों का मेरे को सामान खरीदना है तो क्या बच्चे वाले, है ना, उसमें चले जाओगे आप, तो वहाँ बच्चों की सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर क्रमबद्ध नहीं रही तो फिर वो आपने बड़ों के सामान के बीच में रख दी तो वहाँ पता भी नहीं चलेगा कि है या नहीं, है ना, छुप गया। और देखने के लिए भी यहाँ भी भटकना पड़ेगा, वहाँ भी भटकना पड़ेगा, तो अस्त व्यस्त सा हो जाएगा। तो अगर कोई भी चीज़ आप क्रमबद्ध रखते हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप गैराज में देखे होगे, है ना, एक बोर्ड होता है ना, सीडो बोर्ड, उसमें क्या लगे होते हैं, प्लाई वगैरह लगे होते हैं, स्पिनर लगे होते हैं, तो बाकायदा क्रम से लगे रहते हैं ना। 6 नंबर का प्लायर, है ना, फिर 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, ऐसे। तो क्रम से आपको अगर 6 नंबर का चाहिए तो क्रम से लगा हुआ है तो पहले देखेगा, सामने देखेगा, उसकी नज़र उधर नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि क्रम से लगा हुआ सबसे सामने है। तो क्रमबद्ध करने का ये फायदा होता है। तो कोई भी चीज़ अगर क्रम से रही ना तो ज़्यादा अच्छा है। आप किचन में देख लो, आपके पास अगर सामने आप सब्जी फ्राई कर रहे हैं, सामने तेल रखा हुआ है ना, अगर तेल लास्ट में रखा होगा तो आपने सबसे पहले तेल की जरूरत पड़ रही है, फिर आगे जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। तो पहले अपने तेल जमा लिया, उसके बाद में बोले जीरा डालना पड़ता है, जीरा, है ना, ऐसे ही हल्दी मिर्च नमक जो भी है ना। तो आप क्रम से जमाओगे तो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सेट इन ऑर्डर में हमें आवश्यक वस्तुओं को उसके उपयोग के क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब व्यवस्थित जमाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई वाहन को हमें क्या करना है, असेंबल करना है, तो उसमें अलग अलग साइज के नट या बोल्ट लगते हैं। तो उसमें अगर आपको पहले 8 mm का बोल्ट लगता है तो सबसे सामने क्या रखना चाहिए, हमें 8 mm का बोल्ट। उसके बाद अगर 10 का लगता है तो फिर 10 का, ऐसे क्रम में जमाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आपको 8 mm के बोल्ट की ज़रूरत है और आपने 20 mm का बोल्ट सामने आपने जमा के रखा है, तो आपको फिर 20 mm वाले बोल्ट या नट को क्रॉस करके 8 mm तक जाना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो काम पहले है उसी को अपने पास में रखना चाहिए। हर वस्तु की एक निश्चित जगह तय करें। प्रत्येक वस्तु की एक निश्चित जगह तय करें ताकि आपको बार बार भटकना न पड़े, क्योंकि आपको पता होगा कि इस जगह यह सामान मिलता है, तो आप आसानी से उसे खोज करके आप उपयोग में ला सकते हो। पहले आओ पहले पाओ की प्रणाली को अपनाएं। किसी भी वस्तु को इस तरह से रखें कि वस्तु तुरंत मिल सके, समय बर्बाद ना हो, समय बचे। टूल को हुक, सेल्फ या ड्राइवर में उसके आकार अनुसार रखें। आपने देखे होंगे गैराज में स्पिनर को एक शैडो बोर्ड में रखा जाता है,
वहाँ पर उसका नंबर भी लिखा होता है और वहाँ से उपयोग करने के बाद फिर वहीं पर रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है, टाइम बचता है। पहचान के लिए टैग या लेबल लगाएं। अगर किसी भी सामान को रखते हो तो वहाँ पर क्या लगा देना चाहिए, हमें टैग लगा देना चाहिए, लेबल लगा देना चाहिए, ताकि कोई भी नया व्यक्ति भी आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर अमुक सामान रखा हुआ है। गलती से कोई वस्तु गलत जगह न रखी जाए, ऐसा सिस्टम बनाए। ऐसा सिस्टम बनाए कि अगर कोई गलती से भी कोई सामान को गलत जगह रखता है तो वह न जा सके। जैसे आपने देखा होगा ड्रिल बॉक्स का डब्बा होता है, उसमें अलग अलग साइज के होल बने होते हैं, उसमें ड्रिल रहता है। तो अगर आपका कहना चाहिए 8 mm का जो होल है ना, उसमें 8 mm का बिट ही जाएगा, वहाँ पर 10 या 12 mm का बिट नहीं जाएगा, जिससे अगर आप वहाँ डालने की कोशिश भी करो तो नहीं जाएगा, तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ऐसा ही सिस्टम बना होना चाहिए। जैसे कि ड्रिल बिट का पूरा सेट एक खास बॉक्स में रखें, नट बोल्ट अलग अलग सेक्शन में रखें। नट बोल्ट को भी क्या होना चाहिए, अलग अलग सेक्शन में रखना चाहिए। अगर आपके पास 4 या 5 किस्म के नट या बोल्ट है, जैसे कि आपके पास 8 mm का बोल्ट है, 10 mm का बोल्ट है ना, 12 mm का है, 16 mm का है, और आपने एक साथ ही रख दिए। अगर आपको बोला जाए कि 10 mm का बोल्ट निकालो तो उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग बॉक्स में होगा तो आसानी से बोल्ट को ढूंढा जा सकता है। अगला कदम सीसो, साइन चमकाना या स्वच्छता। तो कोई भी सामान है ना, तो आप देखते हो कि दिवाली में हम है ना उसको क्या कर रहे हैं, छाट लिए, जमा लिए, और उसको फिर आप क्या करते अपन सफाई करते हैं, है ना। सफाई करके रखते, बिना सफाई करके नहीं रखते, क्योंकि गंदा रहता है तो उसको साफ करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप साफ सफाई रखोगे तो क्या होगा, वहाँ काम करने में मन भी लगेगा और काम भी ठीक से होगा। ठीक है, आप किचन में अगर गंदगी है और फिर वहाँ पर आप खाना बनाओ तो अलग से गंदा लगता है ना। या फिर आपके बेडरूम में है ना, आपके शर्ट पैंट इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, है ना, जैसे बॉयज हॉस्टल में होता है ना। आते हैं बोले पैंट निकाले और बेड के ऊपर ही फेंक दिए, है ना। वैसे ही अधिकतर लोग, सब नहीं करते ऐसा, लेकिन बॉयज हॉस्टल की खासियत होती है कि वहाँ पर अस्त व्यस्त लगेगा। वहीं गर्ल्स हॉस्टल में जाएंगे तो वहाँ पर व्यवस्थित जमा मिलेगा, है ना, वो चीज़ें होती। तो फिर आपका जहाँ पर व्यवस्थित और साफ सुथरा है, अच्छी जगह है, तो वहाँ पर आपको पढ़ने में मन लगेगा। काम कर रहे हो तो काम करने में मन लगेगा अगर साफ सुथरा है। अब वहाँ पर ऑयल बिखरा पड़ा है और फिर काम कर रहे हो, एक तो दुर्घटना भी हो सकती है और आपका मन भी नहीं लगेगा। ठीक है, और जैसे आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, ठीक है, मशीन को खोल लिए और बोले कौन साफ करे, वैसे ही लगा दिए, तो उसमें हो सकता है टूट फूट होगी, है ना, स्क्रैच होगी, या फिर कोई क्रैक होगा तो पता नहीं चलेगा। साफ कर लोगे तो पता चल जाएगा। और अगर क्रैक है, टूट फूट है, तो क्या करोगे, आप उसको रिप्लेस कर दोगे। तो सफाई का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको खुद को सफाई पसंद है ना। आप होटल में जाते हो गंदगी दिखता है तो दोबारा वहाँ जाने की इच्छा नहीं होती है ना। तो अगर आप सफाई पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन रूम में जाकर के देखो तो फिर अपन दूसरा कोई सफाई करे तो अप्रिशिएट करते अच्छा है, लेकिन खुद गंदे रहते। तो बदलाव कहाँ से होता है, सर्वप्रथम स्वयं से। तो अगर आप चाहते हो कि है ना आपको साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन माहौल मिले, वातावरण मिले, तो आपको पहले खुद को बदलना होगा और खुद को साफ सफाई करनी होगी। ओके। सीसो, साइन या सफाई के अंतर्गत रोज अपने कार्यस्थल और मशीन की सफाई करें। सफाई को निरीक्षण का हिस्सा माने, सिर्फ सफाई को सफाई तक सीमित ना रखें, उसे निरीक्षण का हिस्सा माने। आप सफाई करते हो तो क्या होता है, मशीन का निरीक्षण आसानी से हो जाता है, अच्छी तरीके से हो जाता है। मशीनों की सफाई से खराबी जल्दी पता चलती है। अगर आप मशीन को साफ सुथरा करते हैं तो उसकी खराबी आसानी से पता चल जाती है। फर्श, दीवारें, टेबल और टूल्स सब साफ रखें। सफाई केवल झाड़ू लगाने तक सीमित नहीं है, यह निरीक्षण की आदत है। सफाई करने से सिर्फ सफाई नहीं होता, उससे निरीक्षण भी होता है और कमियों का पता लगता है। सफाई से दुर्घटनाएं कम होती है। अगर फर्श साफ हो, उसमें ऑयल वगैरह बिखरा ना हो, तो फिसलन नहीं होगी और दुर्घटना नहीं होगी। कॉटन वेस्ट वगैरह अगर ऐसे नहीं बिखरे हैं तो क्या होगा, उसमें कुछ भी अगर कील वगैरह भी होगा फर्श में तो दिख जाएगा और अपन हटा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर कॉटन में कोई कील वगैरह छुपा होगा तो हमें उससे नुकसान हो सकता है। स्वच्छता से मन भी प्रसन्न रहता है। सफाई करने से अगर आसपास का वातावरण अच्छा रहता है तो मन स्वस्थ रहता है और काम करने में भी रुचि रहती है। उदाहरण, रोज काम के बाद 10 मिनट क्लीनिंग
रूल। अगर हम काम करते 2 घंटे 4 घंटे या कंपनी में 8 घंटे काम करते तो लास्ट के 10 मिनट सफाई करना चाहिए, ताकि दूसरा कारीगर वहाँ काम करेगा तो उसको साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा तो वह भी खुश हो जाएगा। सब मिलकर हमें सफाई करना चाहिए। होता है ना। आपने बिल्कुल कहना चाहिए, मिठाई की दुकान है, आपके पास शोकेस है ना, शोकेस में बढ़िया चकाचक का ना रख दिए मिठाई, लेकिन क्या किया उसको रोड किनारे ले जाके रख दिए, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड है क्या? नहीं, वहाँ कोई नहीं आएगा आपके पास। लेकिन उसको प्रॉपर अगर दुकान में रखोगे तो, है ना, तो वो सारी चीज़, तो स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखे होगे फायर की लाइन हमेशा रेड कलर की होती है, पाइपलाइन जो होती है फायर की रेड कलर की, उसका स्टैंडर्ड है। आप कहीं भी जाओगे, है ना, आप बहियर में अगर कोई फायर टेंडर है ना, या फिर फायर फाइटिंग की पाइपलाइन भी है, वो भी कैसी होगी? रेडी होगी। आप भोपाल में जाओगे कोई कंपनी में, तो जो कंपनी में जो फायर फाइटिंग की क्या होती है पाइपलाइन, वो रेडी मिलेगी आपको, है ना। आप डस्टबिन जो कागज के लिए नीली कलर के डस्टबिन का उपयोग करते हैं, तो आपको नीला कलर का ही डस्टबिन हर जगह कागज के लिए मिलेगा। ग्लास के लिए हरा होता है तो हरा ही होगा, मेटल के लिए लाल होता है तो लाल ही होगा, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है कि बहियर के अस्पताल में आप जाओगे तो ठीक है कागज के लिए नीला डस्टबिन मिलेगा और फिर आप भोपाल में जाओगे तो दूसरा कलर का रहेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर रोड से चलते हो तो रोड में अगर लेफ्ट का साइन है ना, तीर का निशान ऐसा है ना लेफ्ट की ओर, तो आप चेन्नई में भी जाओगे तो लेफ्ट मुड़ने के लिए साइन वही रहेगा। पेट्रोल पंप में अगर वहां सब कुछ साफ सफाई सब कुछ है, पर लेकिन उसका जगह क्या होगा, बहुत छोटे एरिया में, तो दिक्कत हो जाएगी। सारी चीज तो कर रहे हैं लेकिन स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें करने का मतलब नहीं निकलेगा। तो स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। आपके वर्कशॉप में का भी एक स्टैंडर्ड साइज होता है डीजीटी से, कितने का आपका फीटर का वर्कशॉप होगा। अगर आपने छोटे से में बना दिए तो वहां काम करने में दिक्कत होगी, फिर तुम कितनी सफाई कर लो कुछ कर लो, दुर्घटना होगी। शिकेत्सु स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकरण के अंतर्गत पहले 3 यस सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन को बनाए रखने के लिए नियम बनाए। पहले जो 3 यस थे उसको हमेशा बनाए रखने के लिए और एक सही तरीके से करने के लिए, एक स्टैंडर्ड तरीके से करने के लिए नियम बनाए। सभी कर्मचारियों के लिए एक समान मानक तय करें। जितने भी कर्मचारी हैं सभी के लिए एक समान अगर हम मानक तय करेंगे, स्टैंडर्ड तय करेंगे, तो काम करने में आसानी होगी। अलग सबके लिए अलग अलग अगर नियम होगा तो काम करने में दिक्कत होगी। रंग कोडिंग और लेबलिंग से पहचान आसान बनाए। अगर कोई नट या बोल्ट के बॉक्स है, अलग अलग साइज के नट है, तो उनको अलग अलग रंग के अगर बॉक्स में रखेंगे तो पहचानना आसान होगा। और ज़्यादा आसान बनाना हो तो उसमें उसका साइज भी अगर लिख देते हैं तो पहचानना और भी ज़्यादा आसान हो सकता है। हर व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारी ले। हर व्यक्ति को अपने अपने कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारी लेना चाहिए। कार्यस्थल का निरीक्षण और चेकलिस्ट तैयार करें। अगर आप कार्यस्थल पर निरीक्षण करते रहते हैं और चेकलिस्ट बनाते हैं तो क्या होता है, काम सही तरीके से होता है और आपको काम की पूरा लेखा जोखा रहता है। यह तय करें कि सफाई कब और कैसे की जाए। रेड टैग और ग्रीन टैग सिस्टम लागू करें। रेड टैग उदाहरण के लिए मशीनों पर हरे रंग का लेबल ठीक, मतलब कोई मशीन के ऊपर हरा रंग का टैग लगा हुआ है तो वह ठीक हालत में है, उस पर काम किया जा सकता है। अगर लाल रंग का टैग लगा है तो इसका मतलब है कि वह मरम्मत की ज़रूरत है, उसमें मरम्मत की ज़रूरत है, उसे चालू नहीं करना चाहिए क्योंकि वह मशीन बंद हालत में है। अगला ऐसा है शित्सुके सस्टेन अनुशासन। आप सब कर तो रहे हैं लेकिन ये क्या होना चाहिए, अनुशासन में आना चाहिए, नियमित होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नियमित नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं। आज मैंने साफ सफाई सब कुछ अच्छे से करा है ना, दूसरे दिन से फिर अपने वाली पे आ गया तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये पूरे जो 4 यस है ना, उसको आपको अनुशासन में लाना पड़ेगा और ये नियमित करना पड़ेगा, है ना, तो मतलब है। तो इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये सब आपको पता है करते हो, लेकिन अगर आप नियमित नहीं कर रहे हो और उसको अनुशासन में नहीं ला रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। एक दिन करने से क्या होगा, आपको डेली करना, आपको पता है तो भी क्या होगा, वो करना पड़ेगा ना, अरे डेली करना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी हेलमेट पहनना मनाही है, जापान में भी मनाही है, लेकिन वहाँ मनाही है तो मनाही है, वो पहनेंगे नहीं, अनुशासन में उन्हें ला लिया। नियम तो यहाँ भी बना लिया हेलमेट पहनना
जरूरी है, लेकिन हम हेलमेट नहीं पहन रहे, है ना। अंतर यही है। जब अगर नियम बना ले, सब कुछ कर लिए, लेकिन उसको आप अपने अनुशासन में नहीं ला रहे हो, है ना, व्यवहार में नहीं ला रहे हो, तो नियम कोई मतलब का नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि नियम है हेलमेट पहन के चलना है तो भैया एक्सीडेंट होगा तो अब हेलमेट तो पहनना है, नियम है यहाँ तो इसका सर नहीं फूटे। सर फूटेगा? नियम से काम थोड़े चलेगा, आपको पहनना पड़ेगा। शित्सुके सस्टेन निरंतरता या अनुशासन। इसके अंतर्गत 5S को आदत और संस्कृति बनाए। 5S को सिर्फ नियम तक सीमित न रखे, बल्कि इसे आदत में और अपने आचरण में, अपने व्यवहार में लाए। सभी कर्मचारी अपने आप इन नियमों का पालन करें। ऐसा ना हो कि कोई अधिकारी आएगा और बोलेगा तभी हम नियम का पालन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें स्वयं की जिम्मेदारी से अपने नियमों का पालन करना चाहिए। अनुशासन, समय पालन और आत्मनियंत्रण को महत्व दे। अनुशासन से रहना चाहिए हमें, और समय का पालन करना चाहिए, और आत्मनियंत्रण होना चाहिए किसी का, क्योंकि मन काम करने में नहीं लगता, लेकिन हमें अपने आप पे नियंत्रण रखना चाहिए और नियमों को पालन करते हुए काम को करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी निभाए। अपने अपने क्षेत्र की हर व्यक्ति को जिम्मेदारी निभाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई दूसरा व्यक्ति आए और बोले तब हम काम करेंगे। हमें स्वयं से अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। नियमित ऑडिट और फीडबैक प्रणाली रखें। नियमित ऑडिट होने से क्या होता है, कर्मचारी अधिकारी के डर से काम करते हैं। अगर नियमित ऑडिट नहीं होता तो कर्मचारी का डर खत्म हो जाता है और वह काम को ध्यान से नहीं करता है। और फीडबैक प्रणाली भी रखे। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका अच्छा फीडबैक आता है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, इसलिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है। 5S दिवस मनाकर कर्मचारियों को प्रेरित करें। कंपनी में या वर्कशॉप में 5S दिवस मनाना चाहिए, जिस अवसर पर कर्मचारियों को 5S के महत्व को समझाना चाहिए, जिससे कर्मचारी 5S के महत्व को समझेंगे और वर्क प्लेस पर 5S का पालन करेंगे। 5S को केवल काम नहीं बल्कि सोच का हिस्सा बनाएं। 5S कोई काम नहीं है बल्कि इसे सोच का हिस्सा बनाएंगे तो हर काम में, हर वक्त, हर जगह 5S को हम अच्छी तरीके से अपनाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। 5S के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ 5S। पहला है, कार्यस्थल सुरक्षित और स्वच्छ रहता है। दूसरा, काम तेज और सरल बनता है। अगर आप 5S अपनाते हैं तो काम क्या होता है, तेज होता है, क्योंकि दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, और सरल बनता है। दुर्घटनाओं में कमी आती है। 5S अपनाने से दुर्घटनाओं में कमी आती है। साफ सुथरा वातावरण रहता है और सिस्टमेटिक रहता है, इसलिए दुर्घटनाएं भी कम होती है। उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। कर्मचारियों में अनुशासन और गर्व की भावना आती है। छठवां है, उपकरणों को ढूंढने में समय की बचत होती है, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से जमा होता है उपकरण तो उसको ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मशीनों और टूल्स की लाइफ बढ़ती है। आठवां है, वेस्टेज, अनावश्यक चीज़ों का नुकसान कम होता है। अनावश्यक चीज़ों का नुकसान इससे कम होता है। नौवां है, कार्यस्थल पर टीम वर्क और जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है। 10वां, कंपनी की छवि और कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर मजबूत होता है, जिससे कंपनी की छवि बहुत ही मजबूत होती है।